वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कॉमर्शियल बैंक पार्ट 7 में आज हम जो बैंकिंग सिस्टम का जो हम लेने वाले हैं वो है आपका ग्रुप बैंकिंग सिस्टम यानी कि समूह बैंकिंग प्रणाली। क्लियर है? प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने आपके ब्रांच बैंकिंग सिस्टम, सेकंड हमने यूनिट बैंकिंग सिस्टम, फिर इन दोनों में डिफरेंस और साथ ही हमने चेन बैंकिंग सिस्टम यानी श्रृंखला बैंकिंग प्रणाली के बारे में स्टडी की थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रुप बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। तो देखिए ग्रुप जो बैंकिंग सिस्टम है अगर हम उसकी बात करें, नाम से ही पता चल रहा होगा कि आपको ग्रुप बैंकिंग सिस्टम क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप बैंकिंग सिस्टम का मीनिंग क्या है उसके बारे में। तो देखिए ग्रुप बैंकिंग को क्या कह सकते हैं हम? समूह बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए ग्रुप बैंकिंग इज अ पार्ट ऑफ यूएसए बैंकिंग सिस्टम। ये जो ग्रुप बैंकिंग सिस्टम है ये आपके यूएसए यानी कि जो अमेरिका है उसके सिस्टम का पार्ट है। It is a type of multiple office banking consisting of two or more banking under the control of holding company, which itself may or may not be a bank. It keeps a centralized control over all them. ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या हो गया है कि ग्रुप बैंकिंग जो है वो यूएसए बैंकिंग सिस्टम का ही एक हिस्सा है। यानी हमने यूनिट बैंकिंग को डिस्कस किया, हमने चेन बैंकिंग को डिस्कस किया और अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप बैंकिंग की। तो ये सारे की सारी तीनों किससे रिलेटेड है? यूएसए से। क्लियर है? ये एक होल्डिंग कंपनी के नियंत्रण में होती है, दो या दो से अधिक बैंकों पर विचार करते हुए इनकी कार्यालय बैंकिंग का आप कह सकते हैं एक प्रकार है। ठीक है, यानी कि ये स्वयं भी बैंक हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ग्रुप बैंकिंग का आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से हमने बात की थी यूनिट बैंकिंग, ठीक है, यूनिट बैंकिंग सिस्टम, चेन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, श्रृंखला, और हम बात कर रहे हैं ग्रुप बैंकिंग, तो ये तीनों रिलेटेड किससे? यूएसए से, ठीक है, अमेरिका से। इसमें क्या होता है, एक होल्डिंग कंपनी होती है और वो अपने अंडर में 2-3 बैंक को रखती है। क्लियर है? तो सारा का सारा वो या तो स्वयं बैंक हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्रुप बैंकिंग का मतलब क्या हो गया कि जो अमेरिका का एक कह सकते हैं बैंकिंग सिस्टम का एक पार्ट है। यह एक प्रकार का कार्यालय बैंकिंग होता है, ऑफिशियल बैंकिंग होता है, जिसमें होल्डिंग कंपनी के नियंत्रण में दो या दो से अधिक क्या हो सकती हैं? बैंक हो सकती है। उसके अंडर में होल्डिंग जो कंपनी रहेगी उसके अंडर में क्या कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक बैंक हो सकती हैं। वो या तो स्वयं बैंक हो सकती है और नहीं भी हो सकती हैं। उन सभी का वो सेंट्रलाइज कंट्रोल करती है। देखिए स्पेशल क्या बता रहे हैं कि या तो कोई बैंक होगी या कोई कंपनी होगी, उसको हम क्या कहते हैं? होल्डिंग कंपनी, और वो अपने अंडर में 2-3 बैंकों को रखती है और उसका केंद्रीयकरण नियंत्रण करती है, यानी कि सेंट्रलाइज कंट्रोल करती है जितनी भी बैंक उसके अंडर में होती है। ठीक है, The term bank holding company means 25% ownership and control of 2 or more banks. ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो बैंक होल्डिंग कंपनी है उसका मीनिंग क्या बताया? दो या दो से अधिक बैंकों का 25% जो ऑनरशिप रहती है वो उसके पास रहती है, स्वामित्व रहेगा। क्लियर है आपको? The holding company is also called the parent company and the bank under the parent company is called operating company. Operating company the parent, देखिए अब ध्यान रखिएगा जो होल्डिंग कंपनी है उसको हम क्या कह सकते हैं? पेरेंट्स का भी नाम दिया जा सकता है पेरेंट्स कंपनी, क्योंकि वो उसके कंट्रोल में रहती हैं। जिस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों को संभालते हैं उसी तरह से ये होल्डिंग कंपनी क्या करेगी? उनको उन बैंक का कंट्रोल करेगी। क्लियर है? साथ ही साथ जो इसके अंडर में बैंक आएगी, यानी कि जो इस होल्डिंग कंपनी के अंडर में आने वाली है वो क्या कहलाएगी? ऑपरेटिंग कंपनी। ठीक है, ऑपरेटिंग कंपनी या ऑपरेटिंग कंपनी बैंक कहलाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है आपको? आगे बात करते हैं। द पेरेंट कंपनी कंट्रोल एंड मैनेज एंड रेगुलर ऑपरेटिंग बैंक अंडर द ग्रुप बट ईच बैंक कंटिन्यू टू कीप इट सेपरेट इन टाइप और नेम। ध्यान रखिएगा कि पेरेंट कंपनी के अंडर में तो आती है वो
कंपनी, ठीक है, जो परिचालन, जो ऑपरेटिंग बैंक है वो उसके कंट्रोल में तो आती है, लेकिन प्रत्येक बैंक जो है वो अपनी एक अलग यूनिट और अपना नाम रखना जारी रख सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि एक होल्डिंग कंपनी होती है और उसके कंट्रोल में बहुत सारी कह सकते हैं डिफरेंट बैंक आती हैं। तो जो होल्डिंग कंपनी है, जो होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, उनका कंट्रोल करेगी, लेकिन जो ऑपरेटिंग कंपनी कह सकते हैं, जिसे हम ऑपरेटिंग कंपनी या ऑपरेटिंग बैंक कह सकते हैं, वो अपना अलग से नाम रख सकती है, अपनी इकाई, अपनी यूनिट का नाम रख सकती है। ये इतना उसको फ्रीडम होगा, ठीक है। The main objective of establishing this system, इसका मेन उद्देश्य क्या है इस तरह के सिस्टम को बनाने का, was to bring, देखिए, cooperation between ऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, यानी कि ध्यान रखिएगा कि मेन ऑब्जेक्टिव इस सिस्टम का बनाने का होता है कि आप देखते हैं किसके बीच में संतुलन लाना है, जो बैंकिंग ऑपरेशनल है और जो इंडस्ट्रियल ऑपरेशन है उनके बीच में समन्वय लाना है। क्लियर है? यानी कि प्रत्येक बैंक अपनी अलग इकाई और नाम तो रख सकती है। इस सिस्टम को एस्टैब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि बैंकिंग संचालन और जो औद्योगिक संचालन है उनके बीच में सहयोग लाया जा सके, उनके बीच में कोऑर्डिनेशंस बनाए जा सके, समन्वय बनाया जा सके। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि इतना सिस्टम होने के बाद ग्रुप बैंकिंग को एस्टैब्लिश क्यों किया गया है, ताकि बैंकिंग ऑपरेशनल और जो इंडस्ट्रियल है, जो मेन चीज है, बैंक अधिकतर लोन किसको देती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो उन दोनों में एक कॉम्बिनेशन बना रहे। In the other words, this types of banking is used not only for securing centralized management but also for beginning together the banking operational and other trading corporation। ध्यान रखिएगा इसको, ये जो टाइप की है हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में मतलब हो गया कि इस प्रकार की बैंकिंग का उपयोग न केवल केंद्रीकृत प्रबंध हासिल करने के लिए किया जाता है, बल्कि बैंकिंग निगम और अन्य व्यापारिक निगम को एक साथ कह सकते हैं सुलह करने के लिए भी किया जा सकता है, यानी कि उन दोनों में एक कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। तो देखिए ये क्या कह रहा है इंपॉर्टेंट, कि इस प्रणाली का मेन ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा, और इस प्रणाली को जो बनाने का मेन कह सकते हैं कि ग्रुप बैंकिंग जो है उस प्रणाली को उपयोग न केवल इसलिए किया जाता है कि जो होल्डिंग कंपनी है वो सिर्फ उनको केंद्रीकृत कंट्रोल करे, इसलिए नहीं किया जाता, बल्कि साथ में लाने के लिए कि जो बैंकिंग निगम है, यानी जो बैंकिंग कॉरपोरेशन है और जो अदर आप कहते हैं ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है, उनको एक साथ लाने के लिए किया जाता है। तो ये मेन आप कह सकते हैं डिफरेंस कह सकते हैं कि क्यों लाया गया इस सिस्टम को। दिस सिस्टम ऑफ बैंकिंग डेवलप इन यूएसए इन 1926, आपको ध्यान रखना 1926 में इस सिस्टम को डेवलप किया गया था, बट डिप्रेशन आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन के बाद में हम कह सकते हैं, ठीक है, इस कह सकते हैं ग्रेट डिप्रेशन हुआ, मंदी हुई 1930 की, 1930 की, और इस सिस्टम को ज़्यादा आप कह सकते हैं डेवलप नहीं किया गया। तो ये क्या कह रहा है कि ये सिस्टम डेवलप किसने किया, यूएसए ने किया 1926 को, लेकिन ये सिस्टम जो है डिसअपियर्ड हो गया, कब हो गया, आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, यानी मंदी जब आई थी तब ये सिस्टम क्या हो गया है, डिसअपियर्ड हो गया है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये था ग्रुप बैंकिंग प्रणाली का अर्थ। तो सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप बैंकिंग सिस्टम को डेवलप किसने किया था, डेवलप किया था यूएसए ने। क्लियर है? कब किया था, 1926 को, ठीक है, 1926 को यूएसए के द्वारा इस सिस्टम को डेवलप किया गया था, लेकिन 1930 की जो डिप्रेशन या रिसेशन पीरियड आया था किसका, मंदी का, और उस समय कह सकते हैं इस सिस्टम को आप कह सकते हैं गायब हो गया, इस सिस्टम जो पहले काम कर रहा था, ठीक है। उसी तरह से आपने देखा ना चेन बैंकिंग कब आया था, वो भी यूएसए का पार्ट था और वो 1925 को आया था। क्लियर है? तो ये जो चेन बैंकिंग के बारे में बात की थी ये कब आया था, 1925, यानी कि 1925 को चेन बैंकिंग सिस्टम आया था, ये भी यूएसए का था,
और 1926 में कौन सा आया, ग्रुप बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसमें आपने देखा होगा कुछ सिमिलरिटी आपको यूनिट बैंकिंग सिस्टम जैसी ही लग रही है। नाम से आपको पता है ग्रुप बैंकिंग सिस्टम कि एक होल्डिंग कंपनी होगी, वो अपने होल्डिंग कंपनी भी हो सकती है, एक कंपनी भी एज ए कंपनी हो सकती है और एज ए बैंक भी हो सकती है वो। ठीक है, और वो अपने अंडर में 2-3 बैंकों को रखती है, उनका कंट्रोल करती है। ठीक है, ताकि उनमें अच्छे से कार्य वो अपना कर सके। लेकिन ध्यान रखना, जो ग्रुप बैंकिंग के अंडर में आप कह सकते हैं जो होल्डिंग कंपनी के अंडर में जो बैंक आएगी वो अपना सेपरेट क्या कर सकती है, अपनी यूनिट का नाम रख सकती है, अपना नाम बनाए रख सकती है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस बैंक को एस्टेब्लिश करने का, कोऑर्डिनेशन लाना और कोऑपरेशन करना किन के बीच में, बैंकिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच में। अदर वर्ड्स में अगर शॉर्टकट में इसकी बात की जाए तो ये सिस्टम सिर्फ कंट्रोल करना, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट करना इसलिए नहीं आया है, ये सिस्टम इसलिए आया है ताकि जो बैंकिंग सेक्टर है और जो बिजनेस का ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है उनके बीच में क्या लाया जा सके, उनके बीच में समन्वय बनाया जा सके। मेन है ये, आपको लाइन याद रखनी होगी कि बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग जो सिस्टम है उसमें और जो हमारा बिजनेस कह सकते हैं, ट्रेडिंग कह सकते हैं उसको, और क्या कह सकते हैं हम लोग, बिजनेस कह सकते हैं, ट्रेडिंग कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर कह सकते हैं, उन सिस्टम में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए ग्रुप बैंकिंग को बनाया गया। ठीक है, लेकिन 1930 का कह सकते हैं जो टाइम पीरियड था, डिप्रेशन पीरियड जो आप सभी जानते हो, मंदी का समय, उसमें ये सिस्टम गायब हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं एडवांटेज क्या हो सकती है, एडवांटेज ऑफ ग्रुप बैंकिंग कि क्या क्या लाभ है इस बैंकिंग के। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रुप बैंकिंग का लाभ क्या है। सबसे पहला पॉइंट है पुलिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आपको कह सकते हैं संसाधनों को पुलिंग करना, यानी कि जो होल्डिंग कंपनी है वो क्या करती है, सारे के सारे रिसोर्सेज को कलेक्शन करती है। कलेक्शन करने के बाद में जो समूह के बैंक होते हैं उनको एडवांस देती है, उनको लोन देती है ताकि उनका प्रॉफिट बढ़ सके। तो जो होल्डिंग कंपनी कह सकते हैं, होल्डिंग बैंक हो सकती है, तो ये कंपनी भी हो सकती है और बैंक भी हो सकती है। ठीक है, ये जो होल्डिंग होगी ये क्या करती है, ये सारे के सारे रिसोर्सेज होता है उसका कलेक्शन करती है। कलेक्शन कर लिया, अब वो उनको जितनी भी बैंक उनके अंडर में है उनको लोन दे सकती है, उनको एडवांसेस दे सकती है ताकि उनके प्रोजेक्ट नहीं रुके। और इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो लाभ जो होंगे उन बैंकों के बढ़ेंगे। क्लियर है आपको। नेक्स्ट है लेस कैश रिजर्व, यानी कि कम नगद आरक्षित रखना, यानी कि हमें नगद को कम रखना है रिजर्व में। क्यों? देखिए, समूह बैंकिंग प्रणाली में हम कह सकते हैं बैंक को कम नगद अपने पास रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी उन्हें बैंक में आवश्यकता हुई तो वो अपनी जितनी भी बैंक है आपस में, जो होल्डिंग कंपनी होगी ना, उस होल्डिंग कंपनी के नीचे में जितनी भी बैंक होगी वो बैंक आपस में क्या कर सकती है, कैश ले सकती हैं जब उनको नीड है। क्लियर है, इसीलिए कैश वहाँ पे कम चाहिए। ये जो फीचर्स है, ये जो एडवांटेज है, ये हमने किस में देखा था, ब्रांच बैंकिंग में। तो मेन आपने देखा था एक हेडक्वार्टर वाली बैंक होती है, हेडक्वार्टर बैंक क्या करती है, इसके अंडर में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और ब्रांचेस को रिजर्व रखने की आवश्यकता कम होती है। क्यों? क्योंकि जब भी उनको नीड होती है तो ये आपस में क्या करती हैं, कैश ले सकती हैं, इसीलिए कैश रिजर्व की आवश्यकता कम होगी। देखिए, सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हो गया है, अलग अस्तित्व। अलग अस्तित्व का मतलब क्या हो गया है कि ये सारी की सारी बैंक आती तो आप कह सकते हैं अंडर में, ठीक है, उनके होल्डिंग के, यानी कि हालांकि ये सारी बैंक का जो मैनेजमेंट है या कंट्रोल है वो होल्डिंग कंपनी के द्वारा किया जाता है, लेकिन फिर भी जितनी भी प्रत्येक बैंक है वो अपनी इकाई का नाम अलग से रख सकती हैं, वे अपने काम के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, लेकिन मूल कंपनी जो होल्डिंग कंपनी रहेगी उनके कंट्रोल में करेगी। तो ये अपना सेपरेट क्या कर सकती है, अपने यूनिट का नाम रख सकती है, ठीक है, नेम रख सकती है, और काम करने में ये फ्री रहेगी। लेकिन काम करने में ये फ्री है, लेकिन उनको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे होल्डिंग कंपनी के। क्लियर है आपको। बात करते हैं इंक्रीज इन एफिशिएंसी, यानी कि कार्य कुशलता में वृद्धि। देखिए, कार्य कुशलता में या दक्षता में वृद्धि का मतलब क्या होता है, जब होल्डिंग कंपनी के कंट्रोल में ये सारी बैंक काम करती है, ठीक है, ये सारी होल्डिंग कंपनी के कंट्रोल में काम करेगी, तो टाइम टू टाइम होल्डिंग कंपनी उनको क्या देगी, एडवाइस देगी, टाइम पर लोन देगी। ठीक है, अगर कोई लीगल
एक्टिविटीज हैं तो वो भी उसको पूरा करने में सपोर्ट करेगी। तो एफिशिएंसी तो बढ़ेगी क्योंकि कंट्रोल किसके हैं, कंट्रोल किसका है, होल्डिंग कंपनी का, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी क्योंकि ये कंट्रोल में है होल्डिंग कंपनी के, ठीक है। होल्डिंग कंपनी इन पे कंट्रोल करेगी, कंट्रोल तो करेगी लेकिन साथ ही साथ इनको फैसिलिटी देगी, इनको एडवांस देगी जब भी अग्रिम चाहिएगा, इनको ऋण देगी, लोन देगी, साथ ही साथ इनको एडवांस के साथ अपनी एडवाइजरी यानी सलाहकार की भूमिका भी निभाएगी ताकि इनको अपने टाइम पे डिसीजन मेकिंग जो है उनका फास्ट हो पाए, ठीक है। अगर कोई लीगल कह सकते हैं कुछ काम है, लीगल कानूनी कुछ कार्य है तो वो करने में भी सपोर्ट करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। कानूनी हो गया उसमें करेगी। तो सिंपल है कि ये सारी जो बैंक है उनकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि सारा जो कह सकते हैं गाइडलाइन प्रोवाइड की जा रही है होल्डिंग कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आप सभी जानते हैं विज्ञापन। देखिए विज्ञापन में क्या आएगा कि जो ग्रुप बैंकिंग होता है इसमें जो विज्ञापन होता है, जो एडवर्टाइजमेंट होता है, उनका एक्सपेंसेस बहुत ही कम आता है। क्यों आता है? क्योंकि सभी बैंकों के लिए एक कंबाइंड या जॉइंट एडवर्टाइजमेंट दे दिया जाता है। इससे क्या होगा कि सारी की सारी जो पर्टिकुलर बैंक एक एक बैंक होती है उन पे ये बर्डन नहीं आता है एडवर्टाइजमेंट का, क्योंकि ये सारा का सारा जॉइंटली या ग्रुप में फंक्शन करती है। तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब हो गया विज्ञापन, और विज्ञापन इसमें संयुक्त रूप से दिया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेशलाइज का मतलब क्या हो गया? देखिए स्पेशलाइज का मतलब क्या होता है? विशेषता आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा इस पॉइंट में, स्पेशलाइज का मतलब होता है विशेषज्ञ। देखिए बैंक विशेष क्षेत्र के लिए विशेषज्ञ रख सकती है और अपना विस्तार में मदद ले सकती है। यानी कि अगर आपको दूर बैंकिंग प्रणाली में बहुत ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप स्पेशल क्या कर सकते हो, स्पेशलाइज्ड को अपॉइंट कर सकते हो, उनकी एडवाइस ले सकते हो और अपने कार्य को बढ़ा सकते हो। जो होल्डिंग कंपनी होगी वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट आएंगे, विशेषज्ञ होंगे, उनसे ये बैंक क्या कर सकती हैं, विशेष क्षेत्र में अपने लिए गाइडलाइन ले सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं एडवांटेज है ग्रुप बैंकिंग सिस्टम के। बात करते हैं कि डिसएडवांटेज क्या हो सकती है ग्रुप बैंकिंग का, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पे ग्रुप बैंकिंग के जो दोष हैं, ठीक है, दोष में सबसे पहले आप जानते हो मोनोपोली बैंकिंग। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली का मतलब हो गया एकाधिकार बैंकिंग। एकाधिकार बैंकिंग, अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पॉइंट में हमें क्या लिखना होगा कि जो ग्रुप बैंकिंग सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा मोनोपोली बैंकिंग का आप कह सकते हैं एक बहुत ज़्यादा अधिक जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाएगा। आर्थिक दृष्टि से अगर देखें तो ये अनहेल्दी इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जाएगा। तो ग्रुप बैंकिंग तो होगी वो अपनी मोनोपोली करेंगी, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो इस तरह से जो देश की इकोनॉमी का जो कह सकते हैं जो इन्वायरमेंट है वो जरूर यहाँ पे क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकेंड पॉइंट की। इनएफिशिएंट सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि आपका जो सिस्टम है वो सक्षम नहीं है किसके लिए? देखिए सक्षम नहीं होने का मतलब क्या हो गया कि बैंक होल्डिंग जो है या जिसे अपन माता पिता पेरेंट वाली जो उपाधि देते हैं उसमें जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उनका पालन करना पड़ता है। अगर वो कुछ रूल्स और रेगुलेशन किसी बैंक के लिए सुटेबल है और किसी बैंक के लिए नहीं है तो भी उनको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होंगे होल्डिंग कंपनी के। इसलिए हो सकता है कि उनमें इनएफिशिएंटी क्या सकते हैं अकुशलता है उनके कार्य में आ जाए। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब बैंक होल्डिंग जो होती है, जो बैंक होल्डिंग के आप कह सकते हैं जो माता पिता का पेरेंट्स की जो भूमिका निभा रही है वही सारे रूल्स रेगुलेशन वही सारे पॉलिसीज बना रही है और जितनी भी बैंक उनके अंडर में है वो ऐसे तो फ्री है अपने फंक्शन के लिए, लेकिन फिर भी उनको रूल्स रेगुलेशन और पॉलिसीज उनकी माननी पड़ती है। तो इससे वो अपने सिस्टम का आप कह सकते हैं कि कार्यकुशलता में जो वृद्धि है वो नहीं हो पाती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रह के काम करती है। वो अपनी डिसीजन नहीं ले सकती है, अपनी एफर्ट नहीं लगा सकती, क्योंकि उनके रूल्स और रेगुलेशन होल्डिंग कंपनी के फॉलो करने होते हैं, है ना। और नेक्स्ट है क्राइसिस का मतलब क्या हो गया? संकट। क्राइसिस का मतलब क्या होता है? संकट।
तो देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस जो सिस्टम है इसकी मेन कह सकते हैं ड्रॉबैक क्या है कि यदि एक बैंक अनसक्सेस हो जाती है तो इसका इफेक्ट दूसरी सारी बैंकों को प्रभाव में लाएगा। यानी कि अगर एक बैंक है उसमें कोई डिफॉल्ट आता है या वो बैंक अनसक्सेस हो गई है, ये वाली जो बैंक थी होल्डिंग कंपनी के अंडर में, ये बैंक अनसक्सेस हो गई, असफल हो गई है, इसमें डिफॉल्ट आ गया, कोई फ्रॉड आ गया, तो जितनी भी दूसरी जो बैंक थी इनके साथ में उस पे जरूर क्या कह सकते हैं इफेक्ट यानी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो एक बैंक डूबती है तो सारी बैंकों पे कुछ ना कुछ इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड यानी निधियों का विविधीकरण। निधि यानी कोष, जो आपके पास फंड है, तो कोष का विविधीकरण। देखिए विविधीकरण का मतलब क्या हो गया, यानी अलग अलग। तो देखिए इस पॉइंट में हम कह सकते हैं यदि होल्डिंग कंपनी एक ऑपरेटिंग कंपनी नहीं है तो वो अपने स्वयं के हित के लिए धन का प्रयोग करेगी, वो दूसरे ग्रुप के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। यानी होल्डिंग कंपनी एक ऑपरेटिंग कंपनी नहीं है, वो अपने स्वयं के ही कह सकते हैं फायदे के लिए अपना सारा का सारा फंड का यूज करेगी। उसके अंडर में जितनी होल्डिंग कह सकते हैं होल्डिंग बैंक के अंडर में जितनी बैंक आती हैं उनको वो क्या सकते हैं फंड नहीं देगी, तो सिर्फ अपना ही वो क्या करेगी प्रॉफिट करने वाली है। तो कहने का मतलब है होल्डिंग कंपनी अगर ऑपरेटिंग कंपनी नहीं है तो ये अपने फंड को क्या करेगी नहीं देगी। तो ये जो इनका जो आप कह सकते हैं इनके अंडर में जो बैंक थी उनको कह सकते हैं कि सही तरह से जो संचालन है ऑपरेटिंग वो नहीं हो पाएगा। तो दिस इज ये क्या कह सकते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप बैंकिंग, जो आपको ध्यान रखना है। मोनोपोली बैंकिंग एकाधिकार रहेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंट्रोल में रहेगी होल्डिंग कंपनी के, इनएफिशिएंट सिस्टम होगा, बहुत ही ज़्यादा सक्षम प्रणाली नहीं है, क्राइसिस होंगे, संकट यानी एक बैंक डूबेगा तो दूसरे बैंक पे इफेक्ट आएगा, और कोषों का विविधीकरण यानी अगर होल्डिंग कंपनी फंड का खुद ही यूज कर रही है तो वो दूसरी जितनी बैंक आती है उनको सपोर्ट नहीं करती है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो ग्रुप बैंकिंग के था, ग्रुप बैंकिंग का मीनिंग क्या होता है, फिर हमने बात की उसके एडवांटेज की, देन डिसएडवांटेज के बारे में बात की। तो आज हमने डिस्कस किया कि ग्रुप बैंकिंग क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो बैंकिंग सिस्टम है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।